नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और आप जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जो बिसात है वो बीत चुकी है। अब इंतजार है तो बस चुनाव की तारीखों के ऐलान का, जिसका काउंटडाउन भी जारी है। हैट्रिक और मिशन 400 पार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों को परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। पिछले कई दिन से यह सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर महिलाओं को बड़ी सौगात देने वाले हैं। नारी शक्ति को नमन करेंगे पीएम और उनसे संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी आज देश को जो बड़ी सौगात देंगे उसमें पीएम देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जिन राज्यों को पीएम मोदी तोहफा देंगे उनमें उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जिन्हें आज ये सौगात मिलने वाली है। तो देश को प्रधानमंत्री मोदी जो उपहार देने वाले हैं, एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बता देती हूं। देश के अलग अलग राज्य हैं। इसमें हरियाणा, इसमें उद्घाटन होगा द्वारका एक्सप्रेसवे के पहले फेज का। 19 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे का पहला फेज बनकर तैयार है जो हरियाणा के हिस्से में आता है और 4100 करोड़ की लागत इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के बनाने में आई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को क्या सौगात मिलेगी? उद्घाटन होगा उत्तर प्रदेश में लखनऊ रिंग रोड का 3 खंड का। देखिए, इसमें जो लागत आई है वो 4600 करोड़ की आई है। अन्य सौगात जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी, आंध्र प्रदेश में NH 16 का आनंदपुरम और पुंडीर्थी जो अन्नकलपल्ली खंड है उसका यहां पर उद्घाटन होगा और करीब 3000 करोड़ की लागत से ये वाला खंड जो है वो बनकर तैयार हुआ है आंध्र प्रदेश में। इतना ही नहीं, जो सौगात है वो और कहां मिलने जा रही है? हिमाचल प्रदेश में मिलने जा रही है, जहां नेशनल हाईवे 21 का किरतपुर से लेकर नेरचौक खंड का ये उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा और ये कितने में बनकर तैयार हुआ है? 3400 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसके साथ ही दक्षिण भारत का एक और राज्य है कर्नाटक। यहां पर जो डोबसपेट हेस्कोटे खंड है उसका उद्घाटन किया जाएगा और ये 2750 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। तो ये जाना आपने किस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज बड़ी सौगात दी जानी है। और इसके अलावा महिलाओं को सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे। साथ ही देश के विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, इनका उद्घाटन और शिलान्यास करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज तैयारी है। कुल 112 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी सौगात देश को मिलने जा रही है। दोपहर 12 बजे गुरुग्राम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां गुरुग्राम में ये जो देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली NCR को द्वारका एक्सप्रेसवे की ये सौगात जो पीएम की तरफ से दी जानी है। द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। खास बात यह है कि देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है जिसका पहला हिस्सा बनकर तैयार हुआ है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं और इसी से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां मैं आपको दे देती हूं। देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे जिसकी सौगात पीएम देंगे आज दोपहर 12 बजे, उद्घाटन गुरुग्राम में होगा। किस हिस्से का उद्घाटन हो रहा है? दरअसल ये हरियाणा में जो हिस्सा पड़ता है इस द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसका उद्घाटन हो रहा है। 19 किलोमीटर ये पहला फेज है जो बनकर तैयार हुआ है। हरियाणा में जो हिस्सा आता है इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। 4100 करोड़ की लागत से बनकर ये तैयार हुआ है और खासियत इसकी है कि देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। देख रहे हैं आप, ये तस्वीर भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। ये पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है जो बनकर तैयार हुआ है और एक्सप्रेसवे के पहले फेज का ये उद्घाटन है। 8 लेन एक्सप्रेसवे है जो बनकर तैयार हुआ है और एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है वो 29 किलोमीटर, जिसमें से 19 किलोमीटर जो पहला फेज है, ये 19 किलोमीटर का हिस्सा जो है ये हरियाणा में पड़ता है, ये बनकर तैयार है और इसी की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे आज लोगों को देने वाले हैं। और इस बीच मैं आपको बताती हूं, हरियाणा में द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। बस इंतजार पीएम मोदी का जो दोपहर 12 बजे उद्घाटन करेंगे। गुरुग्राम से एबीपी न्यूज संवाददाता मोहित की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं और उनके साथ केंद्रीय
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद होंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद होंगे, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मौजूद होंगे और ऐसे में तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको भी उनकी ड्यूटी सौंप दी गई है। और सुरक्षा के मद्देनजर गुरुग्राम के तीनों ही उन पॉइंट्स पर जहां पर नरेंद्र मोदी का आगमन होगा सभी जगह पर सुरक्षा जो है उसको बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ तीनों ही पॉइंट्स पर एसपीजी सुरक्षा को संभाले हुए हैं। साथ साथ गुरुग्राम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। अनेकों जो सीक्रेट सर्विसेज हैं उनके अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे के बसई वाले पॉइंट पर जहां पर नरेंद्र मोदी आकर के रुकेंगे और रुकने के बाद लोगों से मिलेंगे। मैं सुरक्षा की तस्वीरें भी आपको दिखा दूं कि किस तरीके से जो है मेटल डिटेक्टर यहां लगाए गए हैं। मेटल डिटेक्टर के माध्यम से जो है वो चेक किया जाएगा लोगों को। साथ ही साथ इस जगह से यानी इस रास्ते से जो है नरेंद्र मोदी द्वारका सेक्टर 21 की तरफ से होते हुए अपने काफिले को लेकर के आएंगे और सीधा इसी रोड से यानी ये जो रोड आप देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे है और इसी रोड से नरेंद्र मोदी जो है सीधा खेड़ की दोला की तरफ जो है निकल जाएंगे। ये रोड जो सामने देख रहे हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे का ही वो पैच है जो कि सीधा खेड़ की दोला की तरफ जा रहा है और गुरुग्राम के इस द्वारका एक्सप्रेसवे के पैच का ही उद्घाटन जो आज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी फोटो लगाई गई है, साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री की फोटो लगाई गई है। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, सुरक्षा को संभाले हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज जो है वो बनता जा रहा है सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी। मगर क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने को है, उसको लेकर के आचार संहिता लगने को है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये पूरा आज जो दौरा है गुरुग्राम के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसके बाद ये सिर्फ आखिरी दौरा हो जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आज सभी लोगों की निगाहें टिकी हैं और लोग जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आज कहीं ना कहीं बड़ी सौगात जो है नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। हालांकि एक उद्घाटन नरेंद्र मोदी जो है आज कर रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज होने वाला है। 28.5 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे बताया जा। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से हमारे साथ नीरज पांडे जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित इस वक्त मौजूद हैं, बिलाल और रिया भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको नीरज के पास लेकर चलूंगी और जरा नीरज से जानते हैं आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से महिला सम्मान से लेकर देश के विकास को रफ्तार तक सब कुछ देते हुए नजर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा दाव बीजेपी की तरफ से आज। देखिए रोमाना, यही प्रधानमंत्री की खासियत है। सुबह शुरू होते हैं एक अलग कार्यक्रम से शुरू होते हैं और शाम तक वो तमाम ऐसे कार्यक्रमों से होकर गुजरते हैं कि न सिर्फ महिलाओं को, विकास की योजनाओं को, पार्टी के कार्यक्रम सबको कनेक्ट करते हैं। आप देखिए अभी शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत करेंगे अभी द्वारका एक्सप्रेसवे से, द्रोण दीदी कार्यक्रम से, उसके बाद जो है डिफेंस के प्रोग्राम में जाएंगे, डीआरडीओ के प्रोग्राम में जाएंगे, शाम को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना एज ए प्रधानमंत्री भी कर्तव्य निभाते हैं, एज ए कार्यकर्ता भी कर्तव्य निभाते हैं। और बड़ी बात यह है कि चूंकि चुनाव आचार संहिता लगना बहुत थोड़े दिन बाकी रह गए, उससे पहले बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें लोगों को समर्पित करना जरूरी है। जैसे आज द्रोण दीदी कार्यक्रम बहुत बड़ा, बहुत उपयोगी कार्यक्रम। ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जो सक्षम महिलाएं हैं, किसानी करती हैं और अलग अलग अपना व्यवसाय करते हैं, उनको द्रोण बांटे जाएंगे। उन द्रोण किस लिए बांटे जाएंगे? ताकि उन द्रोण के जरिए वो अपने दवा का छिड़काव कर सकें, निगरानी कर सकें, फसलों की निगरानी कर सकें। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है जो हरियाणा और दिल्ली दोनों को जोड़ता है। और आप समझिए कि जो कह सकते हैं द्वारका से सीधे कोई किसी को निकलना होगा तो वो जयपुर एक्सप्रेसवे के पास तक कनेक्टिविटी है उसकी। तो आप ये करीब करीब 20 से 25 किलोमीटर का जो ये पैच है ये अपने आप में बहुत जाम वाला रहता था। जिसको भी द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव की तरफ जाना होता था द्वारका से होते हुए, घंटों घंटों उसको जाम में फंसे रहना पड़ा। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बाद से लोगों को सुविधाएं हो जाएंगी और इतना अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है कि किसी को छोड़ा भी नहीं गया। दिल्ली का एक तरह से एक्सटेंशन ये होगा, हरियाणा और दिल्ली के बीच का ये एक एक्सटेंसिव एरिया भी हो जाएगा। वहाँ की जमीनों की कीमत बढ़ जाएगी। देखिए ना, एक तरीके से ये पूरे का पूरा दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए आसानी बनता हुआ नजर आ रहा है। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि घंटों घंटों के जाम से निजात मिल जाएगी, हम जल्दी से लेकर चलते हैं। अहमद बिलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, कहां पर हैं आप? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहीं पर आना है? जरा तस्वीरें दिखाइए।
बिल्कुल रुमाना, देखिए इस वक्त मैं गुरुग्राम के सेक्टर 84 में स्थित हूं और यही वो रैली स्थल है जहां पर प्रधानमंत्री तकरीबन 12 बजे के करीब जो है वो यहां पर पहुंचेंगे और हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो यहां पर जुटने लगी है अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए, अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। आपको बता दें कि जिस द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो है वो लोकार्पण आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जा रहा है, वो एक बेहद महत्वपूर्ण और एक तरीके से कहते हैं प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इससे न जाम से निजात मिलेगी बल्कि जिनको जयपुर जाना है, पश्चिमी दिल्ली से जिनको जयपुर जाना है, उनको गुरुग्राम शहर में इंटर नहीं करना पड़ेगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो बाईपास, गुरुग्राम बाईपास की तरीके से काम करेगा। सीधे आप पश्चिमी दिल्ली से जो है वो जयपुर वाले जो एक्सप्रेसवे है, खिड़की दौला टोल तक ये एक्सप्रेसवे जो है वो बना हुआ है। तकरीबन 19 किलोमीटर की लंबाई जो है वो इस एक्सप्रेसवे की है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सप्रेस में, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, यानी देश का पहला वन पिलर एक्सप्रेसवे जो है वो इसको कहा जा रहा है। तकरीबन 4100 करोड़ रुपए की लागत से जो गुरुग्राम का खंड है, जो हरियाणा का खंड है, उसका लोकार्पण जो है वो आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इसका जो असल लाभ है वो आपको अगस्त के महीने में भी देखने को मिलेगा, जब ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी दिल्ली के शिव मूर्ति चौक से कनेक्ट करेगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे को। तो उसके लिए भी एक तकरीबन 3.5 किलोमीटर की टनल भी बनाई जाएगी, उसका काम भी जो है लगभग पूरा हो गया। लेकिन आपको मैं रैली स्थल की एक बार फिर से तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से भी काफी चाक चौबंद जो है वो व्यवस्था जो है वो यहाँ पर उसके बाद सुरक्षा को लेकर विस्तार से आप जानकारी दीजिएगा, तस्वीरें दिखाइएगा। अब जरा जल्दी से मोहित का रुख कर लेते हैं और मोहित से ये अच्छा पहले रिया के पास चलते हैं। रिया, आप भी यहीं पर जहां रैली होनी है वहीं पर आप भी मौजूद हैं, आपके पीछे भी काफी बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आ रही है। जी रुमाना, भारत का ये पहला 8 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जिसका लोकार्पण आज होने वाला है और प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है जो शुरू होगा गुरुग्राम से, इस वक्त मैं मौजूद हूँ द्वारका में और यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आप देख पाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह से ही यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और आप अगर तस्वीरों में पीछे देखेंगे तो बसेस में पीछे बीजेपी के कार्यकर्ता आते आपको नजर आएंगे और साथ ही साथ आप देख पाएंगे ये पूरा वाइड एवेन्यू और इस पर सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं दिल्ली के द्वारका की हैं और यहाँ पर धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर्स के साथ आपको लोग नजर आएंगे और आप यहाँ देखिए सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम हैं यहाँ पर। पूरा वाइड एवेन्यू, इनसे जानिए कि द्वारका एक्सप्रेसवे ये देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जब बनकर तैयार हो जाएगा पूरा, अभी तो पहला चरण है 19 किलोमीटर जो हरियाणा के हिस्से में आता है, जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है, और जब ये पूरा का पूरा देश को समर्पित हो जाएगा तो फिर यहाँ द्वारका के लोगों की जिंदगी कितनी आसान होगी, जरा पूछिए। अब की बार जी जी कहाँ से आए हम? मैडम द्वारका ककरोला मोड़ से आए। अभी ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे यहाँ पर लगभग बनकर तैयार है और गुरुग्राम से जब आते हैं दिल्ली की तरफ कितना ट्रैफिक होता है, तो क्या लगता है इससे ये प्रॉब्लम कम होगी? ट्रैफिक से तो बिल्कुल निजात मिल जाएगी। हम सब पूरी दिल्ली आज मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे आए हैं और एक विकास की लहर मोदी जी ने छेड़ दी है। नमस्कार जी, हम लोग नजफगढ़ जिले से हैं और हमारा नंगली सकरावती वार्ड है। तो जो ये आज ये मोदी जी सौगात देश को दे रहे हैं, ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है। अगर हम सोचें जी सिर्फ दिल्ली के लिए है तो ऐसा नहीं है। ये पूरे दिल्ली को पूरे भारतवर्ष के साथ जोड़ने का ये प्लान है। पूरे दिल्ली को पूरे भारतवर्ष, ये जो कॉरिडोर जो बना है। क्या लगता है ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है इससे सॉल्व होगी? जी देखिए जी, पहले हम जब गुड़गांव से आते थे तो लगभग 2 से ढाई घंटा 3 घंटा भी लग जाता था, लेकिन आज हम कभी कभी नीचे से भी आते हैं इस लाइन से तो हम मैंने 15-20 मिनट में अपने घर को द्वारका होते हैं। ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है इस पर जरा मोहित का रुख कर लेते हैं, क्योंकि मोहित, कितनी बार हम आपसे जानकारी लेते हैं वो दिल्ली और गुरुग्राम के बीच में जो लंबा लंबा जाम लगा होता है और आप तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से कतार लगी हुई है गाड़ियों की, यहाँ पर रफ्तार जो है वो मंद पड़ चुकी है गाड़ियों की। अब उस सब से दिल्ली गुरुग्राम के बीच निजात मिलने की ये तैयारी इस एक्सप्रेसवे के साथ। मोहित जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा द्वारका एक्सप्रेसवे जो योजना थी उसको गुरुग्राम में क्यों लाया गया। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मानेसर के अंदर देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति बनी है और तकरीबन 1.25 लाख लोगों की 4 शिफ्ट इसमें चलती है। इसमें 30-30 हजार लोग जो हैं हर
एक शिफ्ट के बाद निकलते हैं। तो ऐसे में जो वो ट्रैफिक था, वो जो लोग थे, वो जो वाहन थे, वो सभी जो है NH-48 की तरफ ना रुख करते थे और दिल्ली NCR के इलाकों तक पहुंचते थे, जिससे लंबा जाम लगता था। तो ऐसे में द्वारका एक्सप्रेसवे को इस तरीके से जो है तैयार किया गया, जो कि सीधा मानेसर से आने वाले ट्रैफिक को हीरो होंडा चौक से ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा और हीरो होंडा चौक के माध्यम से दूसरा खेड़की दोला टोल से पहले ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो है कनेक्ट होता है NH-48 पर, जो कि सीधे तौर पर उस पूरे ट्रैफिक को द्वारका एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचाने का काम करेगा। साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा जो है कहीं ना कहीं वो झज्जर के रास्ते होते हुए KMP से भी जुड़ता है, जिससे कि KMP के माध्यम से बड़ी जो गाड़ियां, जिस तरीके से मारुति गाड़ियां बनाती है, उनके बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं, ट्राले होते हैं, उसके एक बड़ा जो जाम है वो गुरुग्राम में देखने को मिलता था। पहले NH-48 से पहले कापासेड़ा इलाका पूरा जाम होता था, क्योंकि वहां पर ये पूरी गाड़ियां असेंबल होती थी और यहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है मानेसर में। तो ऐसे में इन दोनों इलाकों को राहत दिलाने के लिए NH-48 पर ट्रैफिक को कम करने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना को लाया गया। बहुत अच्छे तरीके से पूरी बात दर्शकों तक पहुंचाई है। मोहित, रिया, बिलाल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नीरज पांडे हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि अगली बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूं उस पर नीरज से आगे हमें जानकारी लेनी है। और खबर यह है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आप जानते हैं कभी भी हो सकता है। ऐसे में सियासी दलों में जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने, टिकट फाइनल करने का काम लगातार जारी है। और खबर ये कि आज शाम 6 बजे बीजेपी की CEC की बैठक होनी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर चर्चा होगी। 150 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा संभव है। CEC की मोहर के बाद यह लिस्ट जारी करेगी बीजेपी। आज शाम कांग्रेस CEC की भी बैठक होनी है, जिसमें कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों के नाम वाली दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन करेगी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, नीरज और जैनेंद्र। पहले नीरज का रुख कर लेते हैं और जरा जानते हैं नीरज से 150 नाम दूसरी लिस्ट बीजेपी की जिस पर मंथन किया जाएगा, क्या मंथन के बाद आज ही आने की संभावना बताई जा रही है इस दूसरी लिस्ट को? नीरज, रोमाना, आज तो मुश्किल है कि ये लिस्ट आएगी, क्योंकि आज तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, वही देर रात तक चलने वाली है, क्योंकि इसमें आज 4 से 5 बड़े राज्य हैं। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट राज्य हैं जिनके मुद्दे आज रखे जाएंगे। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जिनकी बची हुई सीटें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की सीटें बहुत कई बच गई हैं, दिल्ली की 2 सीट बची हुई है। इसके अलावा हरियाणा है, हरियाणा की 10 सीटों पे अभी निर्णय होना है। तो अभी फिलहाल आज जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इन बैठकों में इन राज्यों के मुद्दे रखे जाएंगे, सीटों की चर्चा होगी, फाइनल किए जाएंगे और ऐसा माना जा रहा है कल या परसों दूसरी सूची आ सकती है। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि जो दूसरी सूची है वो करीब 150 की होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले वो 350 के आसपास सीटों को अनाउंस कर देना चाहते हैं, ताकि जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगे भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार है वो जमीन पर दिखने लगे, लोगों की नजर में आने लगे। और चुनावी जो तैयारियां हैं ऐलान से पहले बीजेपी की रणनीति ये कि किसी तरीके से 350 उम्मीदवारों के नाम का तो कम से कम ऐलान पार्टी की तरफ से कर दिया जाए। और इस बीच कांग्रेस की रणनीति के बारे में जैनेंद्र क्या जानकारी मिल रही है? वहां तो पहली लिस्ट आई, बहुत इंतजार के बाद आई और उसमें भी बस 39 उम्मीदवारों के नाम ही सामने आए। जैनेंद्र, बिल्कुल, और इसीलिए आज जो 6 बजे से कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो लंबी चल सकती है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि आज की बैठक में 75 से 100 सीटों के आसपास चर्चा हो सकती है। बड़े राज्य होंगे जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे बड़े राज्य, और इसके अलावा पंजाब की कुछ सीटें, हरियाणा की कुछ सीटें और उत्तराखंड की कुछ सीटों पर चर्चा हो सकती है। असम की सीटों पर भी चर्चा हो सकती है। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि आज की बैठक जो CEC की है कांग्रेस की, उसमें तकरीबन 75 से 100 सीटों पर चर्चा हो सकती है और उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। और जहां तक कांग्रेस के दूसरी लिस्ट का सवाल है तो आज की संभावना कम है। उम्मीद है कि कल कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी। आज की जैनेंद्र, आपका भी, नीरज आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। तो दिल्ली में यह सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ड्रोन दीदियां हैं उन्हें 1000 नमो ड्रोन की सौगात देने वाले हैं। दरअसल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान देश के अंदर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं। और वहीं पर नारी शक्ति के सशक्तिकरण की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से ये कदम। ड्रोन दीदियों को यहां 1000 नमो ड्रोन की सौगात दी जाएगी। 5 साल में 1 लाख ड्रोन दीदी को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम
जो सरकार की तरफ से तय किया गया है। ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाएगी और मकसद यही है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। तो इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। मोदी का ड्रोन अभियान, नारी शक्ति को उड़ान। और ऐसे में अब देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश का जो चुनावी मुकाबला है वो किस रूप में दिलचस्प होने वाला है, जरा ये जान लीजिए आप। क्योंकि संदेश खाली में जिस वक्त बीजेपी नेता ममता बनर्जी को घेर रहे थे, उस समय आप जानते हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ से परिवारवाद पर करारा प्रहार कर रहे थे। बीजेपी के मिशन 400+ के लिए आजमगढ़ क्यों अहम, इसी का विश्लेषण करती ये रिपोर्ट देखिए। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। इससे ना सिर्फ यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, बल्कि युवाओं के लिए लाखों नए अवसर बने। आज गन्ना किसानों को सही समय पर गन्ने का मूल्य मिल रहा है। आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। विकास की बात, किसानों का जिक्र, नौजवानों की फिक्र और परिवारवाद पर सीधा अटैक। परिवारवादी लोग मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ के सियासी बैटल ग्राउंड से पूरे पूर्वांचल को इस तरह साधा। शुरुआत तरक्की से यूपी की बदलती तस्वीर से हुई और बात परिवारवाद तक आई। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। समाजवादी गढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साध रहे थे, तो विरोधियों को मोदी के परिवार का पता भी बता रहे थे। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आजमगढ़ पहुंचे। आजमगढ़ से 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। विकास के नए युग का प्रारंभ। पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकारें पत्थर गाड़ कर गायब हो जाती थी, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता था, पत्थर भी गायब हो जाता था और नेता भी। पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। आज देश देख रहा है, मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। पिछले एक हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कई राज्यों का तूफानी दौरा किया। अपनी हर रैली में परिवारवाद पर निशाना साधा, लेकिन आजमगढ़ में इसके सियासी मायने अलग हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का राजनीतिक गढ़ रहा है। 1996 से 2019 तक आजमगढ़ में 9 बार लोकसभा चुनाव हुए। 9 चुनाव में से 4 बार समाजवादी पार्टी जीती। 2014 में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से सांसद बने। 2019 में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट जीती।
2019 में बीजेपी ने आजमगढ़ से भोजपुरी कलाकार से नेता बने दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा था। अखिलेश यादव ने निरहुआ को भारी वोटों के अंतर से पराजित किया। अखिलेश यादव को 6,19,594 वोट मिले थे, जबकि निरहुआ के खाते में 3,60,255 वोट आए। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव विधायक बने। इसके बाद आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव हुए। समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा, जिन्हें हराकर पहली बार दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ से सांसद बने। आजमगढ़ सीट सबसे ज्यादा बार समाजवादी पार्टी के खाते में रही है। मौजूदा वक्त में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ पर अपना दबदबा बरकरार रख पाएगी। और सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का आजमगढ़ पर इतना फोकस क्यों है। इसे 2022 में हुए उपचुनाव के नतीजों से समझा जा सकता है। दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले। यानी धर्मेंद्र यादव को सिर्फ 8,679 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2 साल पहले के चुनाव में हार जीत का यही अंतर भगवा पार्टी के लिए बड़ी टेंशन की वजह है। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, यानी आजमगढ़ सीट पर यादव परिवार ही चुनाव लड़ता रहा है। यही वजह है कि आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर परिवारवाद की राजनीति रही। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में आए लोगों से मोबाइल लाइट ऑन करने को कहा और फिर आजमगढ़ में भी 400 पार का नारा दोहराया। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के मिशन 400 प्लस के लिए आजमगढ़ क्यों जरूरी है? क्या आजमगढ़ से बीजेपी यूपी में 80 में से 80 सीटों को साध सकती है? आजमगढ़ को पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा केंद्र माना जाता है। आजमगढ़ से पूर्वांचल की 26 से ज्यादा सीटों को साधा जा सकता है, लेकिन 2019 में बीजेपी को पूर्वांचल में ही सबसे बड़ा झटका लगा था। 2019 में बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव हारी थी, उनमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना, इन 16 सीटों पर उसे हार मिली थी। इन सीटों में से 10 बीएसपी और 5 समाजवादी पार्टी के खाते में, जबकि 1 कांग्रेस के खाते में गई थी। इनमें से गाजीपुर, मऊ की घोसी, आजमगढ़, लालगंज और जौनपुर लोकसभा सीटें पूर्वांचल में हैं। उपचुनाव में बीजेपी ने भले ही आजमगढ़ सीट पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन 2024 में चुनौती और बढ़ गई है, क्योंकि गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 2022 के उपचुनाव में गुड्डू जमाली तीसरे नंबर पर रहे थे। गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट मिले थे। गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी ने यूपी में इसी महीने 21 तारीख को होने वाले एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार बनाया है, लेकिन आजमगढ़ में गुड्डू जमाली की पूर्वांचल के बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर पहचान है। खास तौर से मुसलमान वोटरों में जमाली की गहरी पैठ मानी जाती है। आजमगढ़ सीट पर मुसलमानों के साथ साथ यादव वोटर्स का दबदबा रहा है। यही वजह है कि भाजपा की लहर के बावजूद भी आजमगढ़ की 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया 2022 में। और इतिहास भी बताता है कि आजमगढ़ में यादव और मुसलमान मिलकर ही सांसद बनाते रहे। इस बात का एहसास बीजेपी को भी है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ से जाति की राजनीति पर भी जमकर निशाना साधा। पूर्वांचल ने
दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। बीजेपी को यूपी के 10% यादव वोटरों की सियासी ताकत का बखूबी अंदाजा है। इसीलिए चंद दिन पहले लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खास तौर से आए थे। मोहन यादव ने कैसे यूपी के यादव वोटरों को साधने की कोशिश की, सुनिए। जिले में अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम चालू है। उत्तर प्रदेश के मेरा पहला प्रवास आजमगढ़ का है। मैं यहाँ मेरे तो इसलिए और गौरव की बात है कि 200-400 साल पहले मेरे फोरफादर, मेरे पूर्वज यहीं से गए थे, तो आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश से मेरा विशेष रिश्ता भी है। बीजेपी इस बार 400 प्लस का टारगेट लेकर चल रही है, जिसमें यूपी की 80 सीटें सबसे अहम हैं, जिन्हें हर हाल में अपने पाले में करने के लिए बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही जाता है। इसीलिए देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीति की रवायत पर पूरे देश की नजरें हैं। ये मोदी का परिवार, देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार।